स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हमारा खून का रिश्ता है, सरहदों का नहीं, हमारे खून में गंगा भी है और चेनाब भी। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश जो कि अलग हुए थे 1947 में, ये सही बात है, और आगे चलकर बांग्लादेश बना था, ये भी सच्चाई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विभाजन है उसमें ब्रिटेन का बहुत बड़ा रोल था, जो कि नहीं होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान अगर आज एक साथ होते तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती थी। खैर, जो भी है, हम रियल वर्ल्ड में जीते हैं और आज पाकिस्तान है वो सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि 1971 में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आज 16 दिसंबर को हम हर वर्ष विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट देख सकते हो आज का, ऑन विजय दिवस आई पे होमेज टू ऑल दोस ब्रेव आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हु एंश्योर्ड इंडिया अटेन्ड एन एक्सेप्शनल विन इन द 1971 वॉर। तो आज का जो दिन है दोस्तों बहुत ज्यादा खास है। इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, आखिरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान ये कैसे बने, कैसे ये अलग अलग हुए, वो सारी चीजें आपको काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप अगले साल यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं 28 मई को, तो आपके पास अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़ने का, क्योंकि 19 दिसंबर से जो SIP प्लस है, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का पूरा प्रोग्राम ये लॉन्च किया जा रहा है। लिमिटेड सीट्स हैं क्योंकि ये लाइव क्लासेस होती हैं। 200+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग कराई जाएगी, जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो इंटीग्रेटेड पढ़ाई है वो आपको बताया जाएगा, सीसैट बताया जाएगा, कंसोलिडेटेड जो बुकलेट्स होते हैं वो आपके घरों तक दिए जाएंगे, और साथ ही साथ जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है वो भी आप अटेंड कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आप इस पूरे कोर्स को सबसे कम दाम पर ले सकें। इसके अलावा ऑप्शनल हो गया, NCERT हो गया, जो भी आपको लेना है बहुत कम दाम पर बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आप ले सकते हैं। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज 16 दिसंबर को यह विजय दिवस या फिर विक्ट्री डे के तौर पर क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1971 का जो इंडो पाक वॉर हुआ था जिसकी वजह से बांग्लादेश बना था, तो यहां पर इस वॉर में कई हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया था, तो उसी को याद करके ये जो विजय दिवस है वो हम मनाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि 51 साल पहले यहां पर भारत ने विक्ट्री डिक्लेयर की थी पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान ने इसी दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, मतलब कि क्लियर तौर पर जो सरेंडर है उसका पूरा जो पेपर है उसको साइन किया था। 93,000 आपको पता होगा कि जो लोग हैं पाकिस्तान के वो भारत के पास आ गए थे, क्योंकि 93,000 में याद रखिएगा सबसे ज्यादा संख्या सोल्जर्स की थी, और भी बहुत सारे लोग थे पाकिस्तान के जो कि भारत के अंदर पे थे, और भारत ने मानवता को ध्यान में रखते हुए उनको आगे रिलीज भी कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि व्हाट लेड टू दिस वॉर 1971। देखिए, पार्टीशन के बाद से अगर आप देखोगे तो यहां पर भारत और पाकिस्तान बना था, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि यहां पर आप देख सकते हो एक था आपका वेस्ट पाकिस्तान और दूसरी तरफ था ईस्ट पाकिस्तान। तो यहां पर जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान है उन दोनों के बीच में ही स्टार्टिंग से ही आपको शुरुआत से ही कई सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इनके बीच में वो था ज्योग्राफिकल डिस्कनेक्शन। मतलब कि आप खुद सोच के देखो, यहां पर ईस्ट पाकिस्तान है और यहां पर वेस्ट पाकिस्तान है, क्या दोनों आमने सामने यहां पर एक साथ रह सकते हैं? यहां पर इतना बड़ा भारत है तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता कि दोनों जो हैं वो एक साथ हैं? क्योंकि कोई छोटी टेरिटरी नहीं है। मान लो अगर पाकिस्तान का कोई आइलैंड होता, कोई छोटा सा आइलैंड होता, वो पाकिस्तान के अंडर में होता, तो मे भी हो सकता है इसको हैंडल कर सकता था पाकिस्तान। लेकिन बांग्लादेश जितना बड़ा पूरा धरती, उतना बड़ा देश, उतनी बड़ी आबादी, क्या वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के साथ रह सकते थे? यह कतई मुमकिन नहीं था। लेकिन पाकिस्तान आपको पता ही है शुरुआत से इस चीज को नहीं मान रहा था, उसको तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर जो रियासतें हैं वो चाहिए थी। खैर, जो भी है, यहां पर बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी जितने भी लैंड थे वो भारत के पास आ गए, बाकी जितने भी रियासतें थी वो भारत में शामिल हो गई थी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, दैट इज बांग्लादेश के अंदर, वो ये था कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे सिविल सर्विस ले लो, जो टॉप पोस्ट हो गए, वहां पर ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को ही रखा जाता था। तो एक प्रकार से वेस्ट पाकिस्तान आजादी के बाद से ही ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कई सारे अत्याचार करता था, भेदभाव करता था, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट आपको काफी हद तक देखने को मिलेगा। अब सोच के देखिए, बांग्लादेश यहां पर तो एथनिसिटी बंगाली पीपल की है, बंगाली लोगों की है, तो एक प्रकार से भारत
के बंगाली और बांग्लादेश के जो बंगाली हैं उनके बीच में ज्यादा एथनिसिटी थी। लेकिन यहां पर क्या है कि वेस्ट पाकिस्तान उर्दू को थोपना चाहता था, वो चाहता था कि हर कोई उर्दू बोले, और इसीलिए पूरे पाकिस्तान का जो लैंग्वेज है, जो नेशनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो एक प्रकार से उर्दू रख दिया गया। और जाहिर सी बात है, क्या ये बांग्लादेश के लोगों को पसंद आएगा? नहीं आएगा। और इसीलिए धीरे धीरे अगर आप देखोगे मिड 1960s से ही कई सारे जो लीडर्स हैं, जैसे कि शेख मुजीबुर रहमान, जो जिनकी बेटी हैं, आज आप देखते होंगे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, राइट। तो शेख मुजीबुर रहमान जैसे लोग जो हैं वो उन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया कि वेस्ट पाकिस्तान जो कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है, और इसी को लेकर उन्होंने यहां पर एक पार्टी बना दी, अवामी लीग, और यही अवामी लीग आज के डेट में बांग्लादेश के अंदर पावर में है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रोटेस्ट करते करते आगे चलकर इनका जो डिमांड है वो फ्रीडम में बदल गया, मतलब कि उनको आजादी चाहिए था वेस्ट पाकिस्तान से। और एक्चुअली हुआ क्या कि 1970 में जो इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन तो देखो भले ही यहां पर दो टुकड़े हैं पाकिस्तान के, लेकिन यहां पर जो इलेक्शन होता है तो जितनी भी सीट्स होती हैं वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान मिलाकर, जो सबसे ज्यादा सीट जीतेगा, आपको पता है, वो यहां पर सरकार बनाएगा। तो एक्चुअली क्या हुआ, 1970 के इलेक्शन में यहां पर ईस्ट पाकिस्तान में 162 सीट्स थी। तो क्या आपको पता है यहां पर जो मुजीबुर रहमान की पार्टी है अवामी लीग, उन्होंने 160 सीट्स जीत लिया था। और दूसरी तरफ यहां पर जो वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जुल्फिकार अली भुट्टो की, उनको सिर्फ 81 सीट्स मिला था। और जाहिर सी बात है कि यहां पर जो सबसे ज्यादा क्लियर मेजॉरिटी थी वो था आपका शेख मुजीबुर रहमान के पास। और ऑब्वियस सी बात है, शेख मुजीबुर रहमान को जो है अगला प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था पाकिस्तान का, लेकिन क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान हमेशा भेदभाव करता था, इन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते, और जो इलेक्शन का मैंडेट था उसको ठुकरा दिया। उसको रिकॉग्नाइज करने के बजाय, क्या आपको पता है, 1971 में एक ब्रूटल क्रैकडाउन किया गया था वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा, मतलब कि बंगाली पीपल के ऊपर, जो बांग्लादेश के अंदर लोग रह रहे हैं, उनका मास स्लॉटर किया गया था। मैं कह रहा हूं बेसिकली जेनोसाइड। वहां पर महिलाओं का रेप करना, मर्डर करना, जितने भी, मतलब आप यूं समझिए एक इंसान के साथ जितने भी बुरे कर्म किए जा सकते हैं, वो सारी चीजें वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर किया था। एंड मार्च 26 को आप देख सकते हो यहां पर, इसीलिए बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाता है, क्योंकि ये सारी चीजें 25 मार्च 1971 से स्टार्ट हो गई थी। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर भारत का क्या रोल था। देखो, भारत ने इनडायरेक्ट तरीके से एक प्रकार से जो अवामी लीग है, जो मुजीबुर रहमान की पार्टी है, उनको सपोर्ट किया था, लेकिन खुले तौर पर नहीं कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान क्या कह रहा था, जो वेस्ट पाकिस्तान है वो कह रहा था ये हमारा इंटरनल मामला है। बार बार वो इंटरनल मामला कह रहा था कि जो भी हम कर रहे हैं वो हमारा इंटरनल मामला है, हम उसको सुलझा लेंगे। तो भारत जो है वो डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं कर सकता था, और इसी की वजह से इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो 15 मई 1971 को यहां पर हमने ऑपरेशनल जैकपॉट स्टार्ट किया। और ये जैकपॉट क्या था, बेसिकली यहां पर कई सारे लोगों को हम ट्रेन कर रहे थे, उनको हथियार प्रोवाइड कर रहे थे, और बेसिकली जो मुक्ति बाहिनी फाइटर्स हैं उनको एडवाइस कर रहे थे कि आप किस तरीके से जो पाकिस्तानी मिलिट्री है उसके खिलाफ लड़ सकते हो, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश के अंदर कैसे ये लोग लड़ सकते हैं। इसकी वजह से यहां पर ये मुक्ति बाहिनी जो फाइटर्स हैं वो सारी चीजें चल रही थी। और साथ ही साथ दूसरी तरफ आपको समझना है, इंटरनेशनल परसेप्शन को बनाने के लिए यहां पर डिप्लोमेटिक प्लान भी भारत ने बनाया था। जैसे कि डिप्लोमेटिक प्लान में सबसे बड़ा टास्क यहां पर यह था कि फॉरेन मिनिस्ट्री इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश के लिए सिंपैथी जुटाएगी। देखो, बांग्लादेश तो अपना खुद काम तो कर ही रहा था, एक तरफ जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, मुजीबुर रहमान हो गए, वो यहां पर लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहे थे कि जो वेस्ट पाकिस्तान है, वहां की जो आर्मी है वो अत्याचार कर रही है ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। तो वो सिंपैथी जुटाना बहुत ज्यादा जरूरी था, और उसमें भारत ने जितना भी डिप्लोमेटिक मदद हो सकता है वो बांग्लादेश को प्रोवाइड किया था। फिर दूसरा टास्क यहां पर डिप्लोमेटिक ये था, हमें यह बताना था पूरे दुनिया को कि देखिए, जो प्रॉब्लम ईस्ट पाकिस्तान में है वो सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी आ रही है, अत्याचार कर रही है, तो वहां से लोग भागकर कहां जाएंगे। अरे भाई, अल्टीमेटली यहां पर अगर कोई अत्याचार होगा तो वो तो भारत के अंदर ही आएंगे ना। तो यहां पर बंगाल हो गया, असम हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हो गए, वहां पर इसका बुरा असर देखने को मिल रहा था। और इसीलिए हमें यहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना था कि देखिए, जो भी कुछ हो रहा है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारत के स्टेट्स के ऊपर आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए।
तो ये सारी चीजें धीरे धीरे चलती रहीं, लेकिन यहां पर डायरेक्ट तरीके से भारत ने कभी भी अटैक नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि यहां पर भारत को यह बात पता थी कि अगर भारत अटैक करेगा किसी तरीके से डायरेक्टली तो यहां पर पाकिस्तान उसकी सिंपैथी लेने की कोशिश करेगा। लेकिन यहीं पर पाकिस्तान ने सबसे बड़ा अपना मिस्टेक कर दिया, और वो मिस्टेक क्या था? वो मिस्टेक ये था कि पाकिस्तान को लगा कि भारत जो है वो अटैक करने वाला है दिसंबर के महीने में 1971 में। उसके पहले ही पाकिस्तान ने सोचा कि वो अपनी एयरफोर्स के माध्यम से जो स्ट्राइक है भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर वो स्टार्ट कर दे, और इसीलिए भारत का जो पूरा वेस्टर्न वाला साइड है यहां पर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तानी एयरफोर्सेस के द्वारा चाहे श्रीनगर हो, पठानकोट हो, अमृतसर, अंबाला, सिरसा, आगरा, कई जगह यहां पर जो बॉम्बार्डिंग है, स्ट्राइक्स है, वो करना स्टार्ट कर दिया गया। और ये चीजें हुई 3 दिसंबर 1971 को, और इसी की वजह से क्योंकि यहां पर पाकिस्तान ने डायरेक्टली भारत के ऊपर अटैक किया, भारत के पास एक वजह मिल गई कि अब हम यहां पर ऑफिशियल तरीके से जो वॉर है उसके अंदर शामिल होंगे। और 4 दिसंबर को भारत ने अनाउंस कर दिया फॉर्मल तरीके से कि हम वॉर के अंदर शामिल हो रहे हैं। और इसीलिए आपको याद होगा, कई जगह आपने पढ़ा भी होगा कि रेडियो में एड्रेस किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ऑल इंडिया जो रेडियो है, और वहां पर देखिए इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला, वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू पुट आवर कंट्री ऑन वॉर फुटिंग। हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं, जवान हैं, वो मोबिलाइज किए जा रहे हैं ताकि देश की सुरक्षा कर सकें। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है पूरे देश के अंदर, और जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो यहां पर लिए जा रहे हैं ताकि कोई भी इवेंचुअलिटीज हो उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं। और फिर क्या था, ये सारी चीजें हुई जैसे ही भारत ने अनाउंस किया, उसके बाद जिस तरीके से भारत की सेना ने लड़ाई लड़ा उसका कोई मुकाबला नहीं है। इनफैक्ट बताया जाता है कि रीसेंट हिस्ट्री में इट वाज, मतलब कि इतने शॉर्टेस्ट टाइम ने भारत ने डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की 13 दिन के अंदर। 16 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं ना, तो 3 दिसंबर से लेकर आप देखोगे तो यहां पर जिस तरह से चीजें स्टार्ट हुई थी 13 दिन के अंदर, चाहे वेस्टर्न फ्रंट हो, ईस्टर्न फ्रंट हो, हर जगह हमने यहां पर जीत हासिल की। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ऑपरेशन, जैसे कि बैटल हुआ था बैटल ऑफ लोंगेवाला, अगर आप जैसलमेर जाओगे, कभी जाने का मौका मिलेगा तो वहीं पर उसके पास ही है, आप देख सकते हो इस तरह से पाकिस्तान के बहुत सारे टैंक्स रखे हुए हैं। जैसे कि यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, दिस टैंक बिलोंग्स टू 22 कैवलरी ऑफ पाकिस्तान आर्मी, इट इज वन ऑफ द 37 टैंक्स डिस्ट्रॉयड इन द बैटलफील्ड। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैटलफील्ड्स हुए थे जिसमें भारत ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा एक और नाम याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वॉर में अक्सर लिया जाता है, वो है भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। उनका जो पूरा प्लानिंग था, स्ट्रैटेजी था, उसकी वजह से विक्ट्री में हमें बहुत जल्दी सफलता हासिल हुई थी, और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और फिर क्या था, 6 दिसंबर को ही भारत ने यहां पर बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट देश के तौर पर डिक्लेयर कर दिया, और 2 दिन के बाद भारत ने कराची का जो पोर्ट है उसके ऊपर भी हमला किया था। दिसंबर 12 से लेकर दिसंबर 16 के बीच में भारत की जो फोर्सेज हैं वो बांग्लादेश के अंदर एंटर कर गई, ढाका के सिटी में एंटर कर गई। और फिर आपको एक पिक्चर याद होगी जो कि कोई नहीं भूल सकता। यह पिक्चर में आप क्लियर तौर पर देख सकते हो कि पाकिस्तान के ईस्टर्न कमांड जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, ये आप देख पाओगे, ये नियाजी हैं, और उनके बगल में जो आप देख रहे हो वो भारत के जो ईस्टर्न कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा। वो उन दोनों के बीच में यहां पर कुछ पेपर साइन हो रहा है, और ये पेपर कोई और नहीं है, ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है, मतलब कि पाकिस्तान जो है वो यहां पर अपने आप को सरेंडर कर रहा है। तो यही पूरी कहानी है दोस्तों। आज का डेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसके बारे में डिस्कस किया जाए। ना आई होप कि आपको एक शॉर्ट में, ब्रीफ में सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि ये जो विक्ट्री डे है, ये जो विजय दिवस हम मनाते हैं 16 दिसंबर को, इसको कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? क्या जब ये लड़ाई हुई थी उसके जस्ट अगले साल से ही, या फिर 92 में, 2002 में, या फिर 2015 में मोदी जी के आने के बाद? तो इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC का प्रीलिम्स अगर आप दे रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। हमारे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक ढूंढिए, एंड यहां पर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि इस पूरे कोर्स को सबसे कम दाम पर आप ले सकें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।